हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम पहले चैप्टर देखे थे लिविंग वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरे चैप्टर्स देख लेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। ये एज इट इज़ पुराने सिलेबस की तरह ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारी इसके क्लासिफिकेशन किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। इट वॉज डन इंस्टेंटली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक but born out of the need to use organism for our own use or food, shelter, clothing। तो जो क्लासिफिकेशन था वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ आवर यूज़ पे किया गया था। हमारी क्या बेसिक नीड है यूज़ के लिए, जैसे फूड्स हुआ, शेल्टर्स एंड क्लोथ्स, ये तीन बेसिस पे के ही हमने क्लासिफिकेशन किया। इस पर कोई साइंटिफिक मेथड नहीं लिया गया था। अरिस्टोटल वॉज अर्लियस्ट अटेम्प्ट टू मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अर्लियस्ट जो क्लासिफिकेशन था उसमें अरिस्टोटल जो थे सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने उस बेसिस में क्या लिया था, सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस लिया था प्लांट का, जैसे ट्री, श्रब एंड हर्ब। प्लांट का क्लासिफिकेशन ट्री, श्रब एंड हर्ब के अकॉर्डिंग किया था। एंड जो एनिमल है उनका क्लासिफिकेशन किया था कि उसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंट है। इस बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। तो ये साइंटिफिक बेसिस पे पहली बार क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने ही किया था। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिनियस ने किया था। तो इन लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें उसने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन किया था, प्लांटे एंड एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो इसमें प्लांट और एनिमल का ही लिया था इस क्लासिफिकेशन में, या टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में हम कुछ इसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं की, जैसे उसमें डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाए। फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है ये भी नहीं क्लियर कर पाए। तो ये सारी की जो चीज़ें थी इनकी क्लियरिटी नहीं कर पाए। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो लिनियस ने किया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट वाज इजीली डन easily to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट और एनिमल का, ये इस बेसिस पे किया गया था और उनको समझना काफ़ी इजी था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन दोनों भी किंगडम में उनका इंक्लूड नहीं किया गया था। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन दोनों भी ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडेड नहीं थे। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट फॉल इनटू द आइदर कैटेगरी, ना वो प्लांट किंगडम में थे ना एनिमल किंगडम में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो यूज फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड अनएडिक्वेट। तो इसको बहुत पहले से इसका यूज हो रहा था, लेकिन ये सफिशेंट नहीं था। तो ये सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो इसके लिए अपडेट्स हुए क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल नीड्स वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूड और कैरेक्टरिस्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स, नेचर ऑफ वॉल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट्स, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो इनसफिशिएंट था। तो उन्होंने अब जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें क्या क्या इंक्लूड किया था, उसमें
इंक्लूड किया था, सेल के स्ट्रक्चर, वॉल, नरिशमेंट कैसे कर रहे हैं, किस हैबिटेट में है, किस तरह से वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है आपस में, ठीक है। तो इन सारे बेसिस पे आगे की क्लासिफिकेशन हुए। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो टाइम के साथ जो क्लासिफिकेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते गया। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस ग्रुप हैव बीन चेंजिंग। तो जो आगे जो भी क्लासिफिकेशन हुए, जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए, तो उसमें ये प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। और इनमें कंटिन्यूसली चेंजेस देखने को मिला। नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिफिक ओवर द टाइम। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे और बाकी कुछ किंगडम्स जो प्लांट एनिमल किंगडम के अलावा भी आए, उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें डिफरेंट तरीके से देखने को मिली टाइम के साथ। मतलब टाइम के साथ वो चेंज होते जा गया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर प्लांट और एनिमल आए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटकर ने 1969 में दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये ऐसे 5 किंगडम थे। तो सबके हम कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सेल टाइप, किस बेसिस पे 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया था? तो क्या क्या बेसिस लिए गए थे? सेल टाइप मोनेरा का कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक्स, प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक्स, फंजाई के यूकैरियोटिक, प्लांट के यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया के यूकैरियोटिक। मतलब मोनेरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक हैं। फिर सेल वॉल जो होता है इसका नॉन सेल्यूलोजिक होते हैं, उनमें पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटिस्टा में क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सब में, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं कुछ में ही। और इसका जो फंजाई है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, वो भी काइटिन होते हैं, और इसमें सेलुलोज होते हैं, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं एनिमल किंगडम में, हमें पता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। हमें पता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक का सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है। फंजाई का इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना, मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू होते हैं। प्लांटे का जो होता है उसमें टिश्यू और ऑर्गन है। देखो ऑर्गन सिस्टम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ऑटोट्रॉपिक भी है और हिट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों हैं। हिट्रोट्रॉपिक में क्या? सेप्रोफिटिक भी होंगे एंड पैरासिटिक होंगे। मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक्स में। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो एंड हिट्रोट्रॉपिक ये दोनों प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा में, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेटिकली होते हैं। और फिर फंजाई जो होता है वो टोटली हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब किसी डेड ऑर्गेनिज्म को डिके करके जो ऑर्गेनिक मैटर अब्जॉर्ब करते हैं उसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। एंड फिर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट पूरी तरह ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है। एंड हिट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो एनिमल पूरी तरह हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो भी होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक होते हैं। पूरा चार्ट आई थिंक इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना। अब हम यही जो चार्ट अभी पढ़े थोड़ा इसी को हम इलेबोरेट करके देखते हैं। तो R.H. विटकर ने 1969 में
प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उसमें क्या क्या बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, 5 किंगडम बताए थे। और ये जो 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए उन्होंने क्या बेसिस लिया था, जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए कैरेक्टर, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से न्यूट्रिशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था या क्राइटेरिया क्या थी, तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद 6 किंगडम सिस्टम आया जिसको कार्ल लुईस ने दिया था। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम बोला। 3 डोमेन सिस्टम मतलब उन्होंने मोनेरा को दो डोमेन में डिवाइड किया था। उन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया था। मोनेरा है, मोनेरा को 2 भाग में डिवाइड किया था। पहला डोमेन था उसका आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी 3rd डोमेन में प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया इंक्लूड हुए। ठीक है, तो इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गए कार्ल लुईस की से। अब हम आगे देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह में क्या ऐसी चीज़ें क्या क्या इंक्लूड की गई थी जो इन्फ्लुएंस करता था क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था बैक्टीरिया, उसमें क्या इंक्लूडेड था, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बीजीए बोलते हैं, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबको प्लांट में इंक्लूड किया था। प्लांट को तुम्हें पता चला, बैक्टीरिया को प्लांट में, ये यू बैक्टीरिया है बीजीए, उसको भी इसने प्लांट में इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये किस बेसिस पे किया था, बेसिस ऑफ इसके पास, इन लोग के पास क्या प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट था। हमें पता है प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे इन सबको प्लांट किंगडम में रखा गया था। ऑल इंक्लूडेड हैव सेल वॉल इन देयर सेल, इनके सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट था, इस बेसिस पे इनको प्लांट किंगडम में रखा था। और जिसके पास सेल वॉल नहीं थे उसको एनिमल किंगडम में रखा गया था। जैसे इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया एंड ब्रूजिए अलगी साइनोबैक्टीरिया विथ टुगेदर विच वेयर यूकैरियोटिक। तो हमें इसमें क्या बोला, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक जितनी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स हैं, इनको किसके साथ रख दिया, यूकैरियोटिक्स के साथ रख दिया है ना। उसने तो सिर्फ सेल वॉल, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट में, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो किंगडम में, एनिमल किंगडम में रखा गया था। लेकिन उन लोगों ने बहुत सारे इसमें मिस्टेक ये था कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं बता पाए, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। और उसके साथ उन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। जैसे क्लैमिडोमोनास जो है यूनिसेलुलर, स्पाइरो वगैरह जो मल्टीसेलुलर्स होते हैं उनको साथ में रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, हिट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक में डिफ्रेंशिएट नहीं। हिट्रोट्रॉपिक जो फंजाई थे और ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट थे उनको भी एक साथ रख दिया। इस तरह से इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल, दे आल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो उनमें सेल वॉल जो है, सेल वॉल सब में तो प्रेजेंट है, लेकिन सबके सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो भी तो डिफरेंट है। जो फंजाई है उस पर काइटिन का सेल वॉल होता है, हमें पता है, और जो प्लांट होता है उसका सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। तो दोनों के कंपोजिशन में भी डिफरेंस था, फिर भी उनको साथ में रखा गया है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर कंसीडर्ड, फंजाई वेयर प्लेस इन सेपरेट किंगडम। तो इस तरह से जब फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें सेपरेट फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, इसके सेल वॉल में की कंपोजिशन में डिफरेंट होने की वजह से। और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को टुगेदर कहाँ पे रखा गया, किंगडम मोनेरा में रखा गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे मोनेरा में रखा गया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो थे वो प्रोटिस्टा में रखे गए। कहाँ पे रखे गए, प्रोटिस्टा में रखे गए।
किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, जो पहले किस में रखे गए थे, अलगे जो प्लांट में आते थे। आज के टाइम पे इनको किस में रख दिया गया है, क्लोरेला क्लैमिडोमोनास को प्रोटिस्टा में रख गया है। और जो पैरामीशियम है, अमीबा है, इसको भी किस में रख दिया गया है, इस टाइम रख दिया गया है प्रोटिस्टा में। लेकिन पहले ये कहाँ पे था, एनिमल किंगडम में था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट था। ठीक है, पहले की क्लासिफिकेशन में इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था। आज के टाइम पे ये सारी ऑर्गेनिज्म जो हैं, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि इसके ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। It was put together organism which in earlier classification were placed in different organism. तो इसमें क्या हुआ कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे वो रख दिए गए थे। मतलब कुछ बिना किसी क्राइटेरिया या डिफरेंस बताए बिना सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट, इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। दिस हैपन बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। तो अब जो थे अब सबको एक साथ में रख दिया गया। अब जो डिफरेंट किंगडम में थे अब क्या उनको एक साथ में रखा गया, किस बेसिस पे, क्योंकि उनका बेसिस जो क्लासिफिकेशन का है अब चेंज हो गया। अब सेल वॉल को ही ना देख के सेल क्या देख रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, how to reproduction and mode of nutrition and evolutionary relationship इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया अगर क्लासिफिकेशन की चेंज कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे जो किंगडम है। This kind of changes will take place in future, depend improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship over the time। तो ये हमेशा ये जो चेंजेस है क्राइटेरिया चेंज होते हैं की वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है वो कंटिन्यूस चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्यों जिससे हम अच्छी से सारे कैरेक्टर को समझ सकें और उनमें क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, इसके लिए जो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive symmetry but evolutionary phylogenetic, that is evolutionary relationship पे भी बेसिस था। तो जो क्लासिफिकेशन आप देखे गए वो सिर्फ उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जो उसकी फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्शन कैसे करा, इस बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। उनमें आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। In this chapter we will study the characteristic of organism जैसे kingdom, that is Monera, Protista, Fungi of Whitaker system of classification। तो व्हिटकर ने जो क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें से हम किंगडम मोनेरा को अच्छी डिटेल स्टडी करेंगे, प्रोटिस्टा एंड फंजाई की डिटेल स्टडी करेंगे। बाकी जो प्लांट और एनिमल किंगडम है उसके डिफरेंट अलग अलग चैप्टर हैं आगे, उनको डिफरेंटली हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा आर द सोल, बैक्टीरिया आर द सोल ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा का जो सोल है, जो इम्पोर्टेंट मेंबर है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया ही। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल्स। तो एक मुट्ठी भर सॉइल में कम से कम 100 बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेंगे। अब वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी लाइव करते हैं। इनकी जो वो हॉट स्प्रिंग में भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, स्नो डीप ओशियन में भी ये रहते हैं। तो इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं, जो बाकी अदर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया।
मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं इन द होस्ट। जो बैक्टीरिया उसको कैटेगराइज किया, उसका क्लासिफिकेशन किया गया बेस्ड ऑन दी शेप। तो उनके शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का भी क्लासिफिकेशन किया गया। डेट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप का जो होता है, देखो स्फेरिकल शेप वो कॉकस होगा, रॉड शेप जो होगा वो बैसिलस होगा, ये है स्पाइरल शेप का स्पिरिलम, एंड कॉमा शेप का जो होता है वो दिस वन इज कॉमा शेप का दैट इज वाइब्रियो। तो इस तरह से एक 4 तरह के हमें बैक्टीरिया देखने को मिले, स्फेरिकल, कॉकस, रॉड शेप, बैसिलस, स्पाइरल, स्पिरिलम एंड कॉमा शेप वाइब्रियम। इस तरह से 4 तरह के बैक्टीरिया हमें देखने को मिले। फिर इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं उनका वो बहुत उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, बट इनमें जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो काफ़ी सिंपल देखने को मिलता है, लेकिन जो इनका बिहेवियर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनमें देखने को, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनमें ही देखने को मिलती है। कुछ ऐसी बैक्टीरिया जो होती हैं जो ऑटोट्रॉपिक होती हैं, जो ऑटोट्रॉपिक माने जो अपना भोजन खुद बना लेती हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक, दोनों तरह से ये ऑटोट्रॉपिक दिखा सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब अपना भोजन ये किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं या किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया का जो पहला डोमेन था दैट इज अब जो बैक्टीरिया का जो पहला डोमेन था दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, फिर दूसरा जो था वो यूबैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया देखते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की ऐसी बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशन, मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया है जिसको हेलोफाइल्स कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में जैसे दैट इज़ थर्मोएसिडोफाइल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मार्सी एरिया दैट इज़ मिथेनोजेंस, मिथेन तो मार्शी एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। किस लिए डिफरेंट होता है? क्योंकि उनके सेल वॉल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनका सेल वॉल डिफरेंट होता है बाकी बैक्टीरिया से। इसके वजह से ये क्या कहते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि इनके सेल वॉल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो मिथेनोजन मार्सी एरिया में तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ में वो एनिमल जैसे काऊ और बफेलो के गट, रूमिनेंट गट में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो मिथेनोजन है वो क्या प्रोड्यूस कराता है? वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराता है। मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराता है। वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन कैसे होता है? बाय जो गोबर है ना, डंक है एनिमल का, वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें स्पेशलाइज्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और अगर ये मिटाइल है तो इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या ऑर्गेनिज्म यूबैक्टीरिया में क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया दैट इज बीजीए। ठीक है, बीजीए प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए जो ग्रीन प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और इस यूबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये काफ़ी प्लांट के जैसी सिमिलरिटी इनमें देखने को मिलती है। इसलिए ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि ये भी प्लांट के जैसे ही इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और ये कहीं भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और लैंड पे भी रह सकते हैं।
द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जेलेटिनस शीट। तो जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका कॉलोनीज है, वो सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है? जेलेटिनस शीट, या उसको म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा ब्लूम करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी। जो पोल्यूटेड वाटर बॉडी है वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे जो होते हैं वो यूबैक्टीरिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेटेरोसिस्ट सेल है, ये सेल का एक स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोसिस्ट। इस हिस्टोसिस्ट की वजह से ही साइनोबैक्टीरिया या बीजीए क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। कुछ जो यूबैक्टीरिया होते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो कीमोसिंथेटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? होते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया को ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। इनको ऑक्साइड नाइट्रस मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह से वो प्रोडक्शन करते हैं और उसी टाइम वो एटीपी का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये इन बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का रिसाइकलिंग भी देखने को मिलता है। अब हम आते हैं, अभी तक हम ये यूबैक्टीरिया का ऑटोट्रॉपिक और देखें, मतलब फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखेंगे। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये मोजरली बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, मेनी ऑफ देम सिग्निफाई इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये काम करता है। एंटीबायोटिक ड्रग्स का भी प्रोडक्शन बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और जो फिक्स करता है नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन की फिक्सिंग करके फूड बनाता है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? बैक्टीरिया ही कर रहा है ना। अच्छा, ये तो फ़ायदे देख लिए। कुछ बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से ह्यूमन और जो क्रॉप्स हैं या एनिमल हैं उनको क्या होता है? और उनको डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइटस, कैंकर। ये ऐसे कुछ डिजीज़ हैं जो ऐसे डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। एनिमल को भी हो सकते हैं, क्रॉप को भी हो सकते हैं, और हमें ह्यूमन बींग को भी वो डिजीज़ हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। ये रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू करते हैं। फिजन मतलब एक से दो पार्ट में डिवाइड करके, और अनफेवरेबल कंडीशन आते ही वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। तो ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे इसका डीएनए प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन एंड ये सेल वॉल सबसे आउटर लेयर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा और दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब हम आते हैं माइक्रोप्लाज्मा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल अब्सेंट होता है, और ये एक ऐसे ही लिविंग सेल है जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जानते हैं उसमें से सबसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज़ माइक्रोप्लाज्मा। और ये इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती थी, ये अपनी लाइफ विदाउट ऑक्सीजन ही कंप्लीट करती है। तो ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोप्लाज्मा के कैरेक्टर पूछे हुए हैं, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, दूसरा इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं 3 पॉइंट, और ये पैथोजन क्रिएट करते हैं एनिमल और प्लांट में। नेक्स्ट किंगडम हम देखेंगे, दैट इज़ प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जो होते हैं ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? इसमें हम कुछ भी नहीं देख रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट को फोकस कर रहा था कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर
वो सिंगल सेल्ड है, और दूसरा पॉइंट फिल कर रहा है वो यूकैरियोटिक है। अगर सिंगल सेल्ड हो और यूकैरियोटिक हो तो वो प्रोटिस्टा में इंक्लूड होंगे। दैट्स इट। ठीक है, जैसे कुछ एल्गी थे वो इसको इंक्लूड किए गए प्रोटिस्टा में। क्यों क्यों इंक्लूड किए गए? क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स थे। तो इस तरह से ये प्रोटिस्टा। अच्छा, हम कैसे कहेंगे कि प्रोटिस्टा और जो प्रोकैरियोटिक्स हैं, कैसे हम कहेंगे जो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा में डिफरेंस है? तो जो प्रोकैरियोटिक्स हैं वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक्स होंगे, और बाकी जो यूकैरियोटिक अगर आ गया तो समझ जाना वो प्रोटिस्टा है। ठीक है, बाकी जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल नहीं होते। ठीक है, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका जो बाउंड्री है हमें वेल डिफाइन नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म आ जा रहा है अगर ये इन दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन डिफाइन ही नहीं है। दे में ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये सारे मेंबर्स इंक्लूड है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो पहले जो थे वो एक्वेटिक थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिंकेज प्रोवाइड करते हैं किसके बीच में? प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, इनमें कनेक्शन बनाते हैं, वो लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीइंग यूकैरियोटिक प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इन आपको यूकैरियोटिक हैं, इसकी वजह से क्या है, इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होंगे और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। जैसे इसमें सब कुछ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इसमें, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं था। इनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से कर सकते हैं। और सेक्सुअली वो उनमें कैसे होता है? फ्यूजन होता है, सेल का फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है वो समझ में आ चुका है। आपने बहुत बार एनसीईआरटी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी एक दो बार, तो ये एक क्विक रिवीजन के लिए और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, होप आपको सब समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो वापस वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख के आओ। दिस इंक्लूड डायटम्स, जो क्राइटोफाइट्स में है उसके एग्जांपल्स हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सब जगह रहते हैं, तो ये कुछ खास कंडीशन नहीं है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट में ये फ्लो करती हैं एज अ प्लैंकटन। और ये इसमें जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? फोटो सिंथेटिक होते हैं। तो जो इसका जो एग्जांपल डायटम है उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी बात बताई है। तो डायटम जो होता है उसका जो सेल वॉल होता है उस पर सेल वॉल जो होते हैं वो किससे होते हैं? दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके सेल वॉल कैसे बने होते हैं? दो सेल के बने होते हैं, दो सेल की तरह जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं एज अ सोप एंड बॉक्स। ठीक है, द वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका। जो इनका वॉल होता है उस पर क्या किस चीज़ का डिपोजिशन है? सिलिका का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाते हैं और ये इंडिस्ट्रक्टिबल, जल्दी टूटते नहीं हैं। तो डायटम जो होते हैं वो जहाँ भी रहते हैं, वो जिस भी हैबिटेट में रहते हैं, क्या करते हैं उनमें उनके सेल वॉल में जो डिपोजिशन हुआ है सिलिका का उसको क्या करते हैं? उसको लिफ्ट करते हैं, उसको लीव करते हैं। ठीक है, तो ये जब बिलियन ऑफ ईयर के बाद जब हम इस सॉइल में आके जाएंगे या उस हैबिटेट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डायटमेसियस अर्थ देखने को मिलेगा। उसको बोलते हैं डायटमेसियस अर्थ। ये जो होता है अर्थ, वहाँ की जो सॉइल होगी कैसी होगी? उसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। वहाँ की जो साइल्स होगी उसका यूज हम करेंगे पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन में, एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एंड सिरप का फिल्ट्रेशन करने में, पॉलिशिंग करने में वहाँ की सॉइल का यूज किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रिटी हो जाती हैं। ये सब के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? बिलियंस ऑफ ईयर टाइम चाहिए रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डायटम जो होते हैं चीप प्रोड्यूसर होते हैं इन
ओशियंस। ठीक है, आगे मूव करें। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, इस देख लेना डायग्राम। तो डायनोफ्लैजेलेट के बारे में हम देखते हैं। ये क्या होते हैं, ये मराइन होते हैं, ये मोस्टली मराइन होते हैं। ये भी कैसे, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस है वो किस तरह से है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, मतलब इनमें से कोई भी कलर इनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके सेल पर जो इनका सेल वॉल होता है वो सेलुलोज प्लेट का बना होता है, उसके आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है। सेल के आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो सेलुलोज प्लेट का बना होता है। इस पे दो फ्लैजिल्ला होता है, एक लॉन्जिट्यूडनली, दूसरा ट्रांसवर्सली, और दोनों में क्या होता है, दोनों के बीच में फरो है। दो दो, अच्छा इसमें बोला गया, इसमें प्लेट्स प्रेजेंट होता है, दो प्लेट्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में ये जो फ्लैजिल्ला इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जांपल सबसे अच्छे हैं ग्रैन्युल एक्स, जो जिसको रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। वो उसका कंटिन्यूअस रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसके वजह से जो सी है, जिस सी में वो प्रेजेंट है, वहाँ की जो सी है वो रेड हो जाएगी। इसके लिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। और ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिससे वहाँ की जो मराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगी, उनकी किल या डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, देखो यूग्लिनॉइड्स का जो है डायग्राम ये है। तो ये स्टैग्नेट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना इसका, ये स्टैग्नेट वाटर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। और इसके अलावा वो उसके पास सेल वॉल, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। उनका जो सेल वॉल है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो होता है फ्लैक्सिबल होती है। जो प्रोटीन का बना हुआ पार्ट है उसको पैलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिकल। इसकी वजह से बॉडी जो होती है फ्लैक्सिबल दिखाई देती है। इसके पास भी दो फ्लैजिल्ला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट होते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक के लिए तभी होंगे, ये फोटोसिंथेटिक तब होंगे जब सनलाइट प्रेजेंट होगा। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉपिक की तरह काम करेंगे। वो क्या करेंगे, किसी भी प्रे का किलिंग करके वो अपना भोजन बना लेंगे। ठीक है, किसी भी प्रे का किल करके वो अपना भोजन बना लेंगे। समझ में है, तो हेटेरोट्रॉपिक की तरह बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द absent ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट नहीं होगी तो अपने स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का खा जाएंगे। ठीक है, इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिन में एज इट इज सेम जैसा प्लांट में पाए जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। सबके एग्जांपल्स ज़रूर याद रख लेना। तो जो तीसरा स्लाइम मोल्ड है, वो जो स्लाइम मोल्ड है ये प्रोटिस्टा का ही पार्ट है। तो प्रोटिस्टा ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये कैसे हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, और ये मूव करते हैं डेक्विंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं सड़े गले जो पेड़ के टहनी और पत्तियों में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वहाँ पे वो मूव करती हैं। इनका जब ये सूटेबल फेवरेबल कंडीशन में होती हैं तो एग्रीगेट होके क्या बनाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडिया, और कई सेवरल फीट तक ये स्प्रेड कर जाती हैं। ठीक है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन इनमें आती है तो क्या करते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होंगे, वो के किस में डेवलप हो जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी में। और इस फ्रूटिंग बॉडी के पास क्या होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है। और स्पोर पे क्या प्रेजेंट होता है, टिप। स्पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोर के पास जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से इसको प्रोटेक्शन अच्छा मिल जाता है। इसकी वजह से वो कई साल तक वो सर्वाइव कर जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन पे भी। ठीक है, एडवर्स कंडीशन है फिर भी ये कई साल तक लिविंग रह जाते हैं। और स्पोर जो है वो डिस्पर्स होंगे बाय द एयर करेंट टू द सेवरल फीट। तो ये एयर करेंट के थ्रू सब जगह फैल जाएंगे, कई पर्सन में ये जा सकते हैं।
अब लास्ट में जो है प्रोटोजोन्स है, प्रोटिस्टा का सबसे लास्ट पार्ट दैट इज़ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के भी टाइप्स हैं। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वे हेटेरोटॉपिक होते हैं पूरी तरह, वो या तो प्रीडेटर की तरह काम करते हैं या तो अपने से जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनका वो खा जाएंगे, या तो एज अ पैरासाइट किसी होस्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनको क्या बोला, प्रोटोजोन को क्या बोलते हैं, एनिमल का प्रिमिटिव माना जाता है। मतलब सबसे पहले यही आए होंगे। सबसे पहले कौन आया होगा, प्रोटोजोन्स आएंगे, इसके बाद बड़े बड़े एनिमल्स बने होंगे, ऐसा माना जाता है। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है वो फ्रेश वाटर में या सी वाटर में या सॉइल में रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये मूव कर सकते हैं और वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं अपने, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, जिसको फॉस्फीड कहते हैं। इसके थ्रू ये प्रे को कैप्चर करके वो अपना फूड बनाते हैं या खाते हैं। तो मराइन अगर मराइन फॉर्म में अगर अमीबॉइड हैं तो उनमें सिलिका सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मराइन है तो, अमीबा में नहीं, ऐसा नहीं बोला, अगर मराइन है तो कुछ उनमें से जो होते हैं एग्जांपल, जैसे एंटीमीबा जो होते हैं वो एज अ पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल याद रख लेना। और अब आते हैं दूसरा प्रोटोजोन दैट इज़ फ्लैजेलेट प्रोटोजोन। ये जो मेंबर होता है ये या तो फ्री लिविंग होगा या तो पैरासिटिक के फॉर्म में होगा। इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके में डिजीज़ होता है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस कंटिन्यूअस, मतलब स्लीपिंग आती है। ये किसकी वजह से होती है, ट्रिपेनोसोमा। तो सिलिएटेड फ्लैजेलेटा का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। आप सिलिएटेड प्रोटोजोन्स देखते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो ये एक्वेटिक्स होती हैं। ठीक है, ये इनके पास बहुत थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी के थ्रू क्या ओपन साइड ये आउटसाइड ओपन हो सकते हैं, मतलब बाहरी साइड सेल के आउटसाइड वो ओपन कर सकते, ओपनिंग है ये जो कैविटी है ये सेल के आउटसाइड इसकी ओपनिंग है। इस ओपनिंग के में से ही ये क्या करते हैं, इस ओपनिंग में ही क्या करते हैं, फूड और वाटर का मूवमेंट कराते हैं इस ओपनिंग के ही थ्रू। और उनके पास जो थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस सीलिया की वजह से ही वो मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट से ही वो वाटर और फूड को किस में डालते हैं, वो ओपनिंग दैट इज गलेट। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। सिलिएटेड प्रोटोजोन का बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। याद रखना, इसमें सिर्फ एक पॉइंट पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसमें गलेट होता है जो इसके लिए इसके सरफेस की सेल सरफेस की ओपनिंग है और ये इसी में क्या करते हैं, इसी ओपनिंग के थ्रू ये वाटर और फूड को यहाँ अंदर की तरफ इनगल्फ करते हैं। फिर स्पोरोजोन्स लास्ट पार्ट है, जो है प्रोटोजोन का लास्ट पार्ट है, दैट इज स्पोरोजोन्स जो होते हैं एक इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज होता है इसकी लाइफ साइकिल में। और ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज़ प्लाज्मोडियम एक हमें जो मलेरिया होती है ना, वो ये प्लाज्मोडियम की वजह से वो जो प्लाज्मोडियम है दैट इज़ प्रोटोजोन्स जिसकी वजह से मलेरिया होती है। ये कई स्टैगिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में ये डिजीज़ पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोटिस्टा हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम चलेंगे किंगडम फंजाई में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है इससे भी। तो जो फंजाई किंगडम है उसमें क्या इंक्लूड है, फंजाई। और ये जो फंजाई होते हैं ये हमें पता है पूरी तरह ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसमें सैप्रोफिटिक इनमें
देखा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो होते हैं ये ग्रेट डाइवर्सिटी इनमें देखने को मिलती है, और इनका ग्रेट डाइवर्सिटी इसकी मार्फोलॉजिकल और हैबिटेट में देखने को मिलती है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक मॉइस्ट ब्रेड में भी प्रेजेंट होते हैं, और जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। सोचो ये इनकी डाइवर्सिटी, हैबिटेट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कहीं भी प्रेजेंट होंगे ये। तो मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट, तो बहुत सारे मशरूम है जो एज अ फूड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। मशरूम जो होते हैं वो फंजाई होते हैं। टोस्टूल आर आल्सो फंजाई, टोस्टूल भी एक फंजाई है। जो वाइट स्पॉट हमको मस्टर्ड के लीफ, मस्टर्ड जो सरसों का पेड़ है उसकी जो पत्तियों पर हमें वाइट पैचेस देखने को मिलती हैं, वो क्यों होता है, वो फंगस की वजह से ही होता है, ठीक है। कुछ फंजाई होती हैं जो यूनिसेलुलर, कुछ नहीं, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही ऐसी फंजा है जो यूनिसेलुलर है, तुम याद रख लेना, दैट इज ईस्ट। ईस्ट ही ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। तो इसका यूज हम किस काम में करते हैं, ब्रेड एंड बियर के फॉर्मेशन में करते हैं, ठीक है। फंजाई का यूज, फंजाई कई सारा यूज के बाद ये डिजीज़ भी क्रिएट करते हैं प्लांट एंड एनिमल में। जैसे वीट में वो कौन सा डिजीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो रस्ट, जो वीट है उनमें रस्ट आ जाता है, ये किसकी वजह से, फंजाई पक्सिनिया की वजह से। और ये जो पक्सिनिया होता है ये बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल हैं। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और कुछ ऐसे हैं फंजा जो एंटीबायोटिक ड्रग का यूज़ किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट। तो जो फंजाई है वो कॉस्मोपोलिटन माने हर जगह वो प्रेजेंट होते हैं, एयर से लेके वाटर में, सॉइल में, एनिमल और प्लांट में एज अ पैरासाइट भी ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिली इनकी हैबिटेट्स में, ठीक है। तो दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी वहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं। अच्छा, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से उन्हें बचाने के लिए, खाने को बचाने के लिए। विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है सिर्फ एक ही है ईस्ट, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब मल्टीसेलुलर होंगे, और उनमें वो फिलामेंटस होते हैं। तो ये फिलामेंटस होते हैं, जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर और फिलामेंटस होता है। इसका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड हाइपे। अच्छा, इतना जो पॉइंट है मैं इतना आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर इसके बाद मैं समझाती हूँ, नहीं तो ये लाइन समझ में नहीं आएगी तुम्हें। जैसे देखो, ये बन नहीं रहा है, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड हाइफी, और दिस वन इज द स्पोरेंजियम, और दिस वन इज द माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, देख रहे हो, सेप्टेट और ब्रांच भी होते हैं, असेप्टेट भी हो सकते हैं। तो ये माइसीलियम है, ये लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हाइफी, एंड स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। हम अब इसको लाइन टू लाइन देखते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जो फंजाई उनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी, ठीक है। हाइफी किसे बोलते हैं अब भी मैंने बताया। तो नेटवर्क और हाइफी, जब बहुत सारे हाइफी का एक दूसरे से नेटवर्क बना के लेते हैं तो उसको बोलते हैं माइसीलियम। कुछ हाइफी होते हैं वो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइफी में क्या
कुछ में मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। अदर सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका जो सेल वॉल होता है वो सेप्टेट एंड क्रॉस्ड होता है, ठीक है। और सेल वॉल ऑफ द फंजाई कंपोज ऑफ काइटिन एंड, तो हमें पता है जो फंजाई उसका जो सेल वॉल होता है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। इसमें बोला जो सेप्टेट एंड क्रॉस वॉल, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यहाँ पे जब क्रॉस वॉल आएगा ना तो उसमें क्या होगा, जब क्रॉस वॉल होते हैं ना उनमें देखो ऐसे जो न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द सेल वॉल, तो वो इसको बोलते हैं ब्रांच्ड। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। मेरा अच्छे से पेन चल नहीं रहा है, अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन वेरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं आपको बताती, बट ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो इसलिए इसमें क्या, अगर सिनोसिटिक नहीं होंगी हाइपे तो उसमें क्रॉस्ड वॉल होंगी, ठीक है, सेप्टेट और क्रॉस वॉल होंगी। अगर सिनोसिटिक होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, याद रखना। और ये फंजाई होते हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, हमें पता है। अगर ये अब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द देयर सबस्ट्रेट, इसको सेप्रोफिटिक बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये डिपेंड होते हैं लिविंग प्लांट या एनिमल में एज अ पैरासाइट रहेंगे, ठीक है। और ये लिव कर सकते हैं एज अ सिम्बियोट, तो ये अलगे के साथ भी सिम्बियोटिक फॉर्म में रहते हैं, जिसको बोलते हैं अलगे या फंजाई सिम्बियोसिस करके, एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। और जो फंजाई होते हैं वो हायर प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी उनका एसोसिएशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। जैसे इसका एग्जांपल है पाइनस, आगे हम देखेंगे इसको। रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में वो 3 तरीके से होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंट माने उनको कई पार्ट में डिवाइड करके, फिजन 1 से 2 पार्ट, 2 से 4 ऐसे, और फिर बर्डिंग के थ्रू। हम पीछे पढ़ के आए हैं बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग में मतलब स्मॉल पार्ट जो होता है पेरेंट पार्ट में स्वेलिंग करके, और वो स्मॉल पार्ट डिटैच हो जाता है जब पेरेंट बॉडी से, तो वो न्यू प्लांट की तरह ग्रो करता है, तो उसे बर्डिंग कहते हैं। तो असेक्सुअल इसमें अभी वेजिटेटिव देखे। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर होते हैं वो अगर मोटाइल हैं तो जूस्पोर होंगे, और या तो प्लेनोस्पोर, या तो उसको बोलते हैं जो स्पोर है उसको कोनिडिया भी कह सकते हैं, स्पोरिंजियोस्पोर या तो जूस्पोर, इनमें से कोई भी स्पोर हो सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें भी स्पोर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर होते हैं। जो वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो जो ये स्पोर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें 3 स्टेप देखने को मिली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप देखने को मिलता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस होती है। तो प्लाज्मोगेमी क्या होता है कि 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमीट के बीच में जो उनका प्रोटोप्लाज्म है, जो उनका 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल का जो प्रोटोप्लाज्म है उनमें फ्यूजन होता है। उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। 2 प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगेमी, अगर उनमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो कैरियोगेमी, और जब कैरियोगेमी हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, और क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली इन द फंजाई। तो व्हेन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, इसमें 2 हैप्लॉइड हैप्े जो एक दूसरे से कंपैटिबल हैं वो मेट करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे, ठीक है। और फ्यूज होके क्या करेंगे, फ्यूजन किसके बीच में होगा, 2 हैप्लॉइड सेल के बीच में होगा, और वो बनाएंगे डिप्लॉइड कंडीशन। तो इनमें डिप्लॉइड कंडीशन तो इमिडिएटली नहीं बनता, उसमें ये वाली स्टेज आती है N+N पर सेल्स। इसको डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं, या डाइकैरियन कंडीशन भी कहते हैं, या तो इसको क्या कहते हैं, डाइकैरियो
फेज कहते हैं। तो इसमें n+n पर से एक सेल में इस तरह से कंडीशन होगी, दोनों 2n ना बन के n+n फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। इमीडिएटली कुछ देर बाद लेटर आफ्टर दिस समटाइम्स वो क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉयड कंडीशन, फिर n+n क्या बन जाएंगे, 2n हो जाएंगे। फिर 2n हो के उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो आपको ये सारे फेजेस समझ में आए। तो अब हम कुछ क्लासेस देखेंगे फंजाई के। वो क्लासेस किस बेसिस पे हुए, किस तरह से उनकी मार्फोलॉजी है माइसेलियम की। माइसेलियम किसे बोलते हैं हमें पता है, जब ब्रांच हाइफे जब एक दूसरे से नेटवर्क बना लेते हैं तो माइसेलियम बनता है, ठीक है। उनकी मार्फोलॉजी कैसे है, वो स्पोर का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है एंड किस तरह से इसकी फ्रूटिंग बॉडी किस फॉर्म में है, उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन किए। तो इस तरह से हमें 4 क्लासेस देखने को मिलेंगे, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड डिट्यूरोमाइसेटीज। तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसेटीज देखेंगे। जो फाइकोमाइसेटीज होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट में रह सकते हैं, एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, प्लांट में भी रह सकते हैं, ठीक है। प्लांट मतलब डिकेइंग वुड्स में रह सकते हैं या डैम्प प्लेसेस पे रह सकते हैं, और प्लांट में एज अ पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसका माइसेलियम है वो असेप्टेट एंड सिनोटिसिटिक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज जूस्पोर्स जो मोटाइल होता है, और या तो प्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। और ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम क्या होता है मैंने बताया था, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना एज अ फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज स्पोरेंजियम। A zygospore is formed by the fusion of two gametes, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं ये दो गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें 2 तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिले हमें, एक एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर या प्लानोस्पोर के थ्रू, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इनमें जो गैमेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जो दो डिफरेंट गैमेट्स होती हैं वो या तो आइसोगैमस होंगी जिनके बीच में फ्यूजन होगा, या तो वो आइसोगैमस होंगी, आइसोगैमस माने सिमिलर्स होंगी, या तो डिसिमिलर मतलब स्ट्रक्चर जो होंगे उनके डिसिमिलर्स होंगे, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल्स है वो म्यूकर, राइजोपस एंड अल्बुगो। राइजोपस जो होता है ब्रेड मोल्ड, और अल्बुगो जो मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं एज अ पैरासिटिक फॉर्म में। अब हम आते हैं दूसरी क्लास देखते हैं फंजाई की। देखो ये स्ट्रक्चर देखो, पहला क्या है म्यूकर, दूसरा क्या है एस्परजिलस, ध्यान में रखो ये डायग्राम भी, और ये क्या है अगैरिकस। हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज को हम फंजाई भी कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम जैसे इसका मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर के हमें पता है पूरे फंजाई में हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया है, दैट इज ईस्ट। जो एस्कोमाइसेटीज है इसको सैक्रोमाइसेटीज भी कहते हैं। ये सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर्स होता है एंड पैरासिटिक फॉर्म में भी होता है, या कार्पोफिलस, ये जो गोबर होता है गाय और भैंसों के उस वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। माइसेलियम जो होता है इसमें कैसा होता है असेप्टेट होता है, सब जगह माइसेलियम किस फॉर्म में है सेप्टेट के फॉर्म में, सिर्फ असेप्टेट एक ही जगह देखने को मिले वो है अप्लानोस, वो है फाइकोमाइसेटीज। यहाँ पे ही असेप्टेड कंडीशन देखने को मिलती है, बाकी सब जगह सेप्टेड कंडीशन देखने को मिलेगी माइसेलियम की, ठीक है। ये माइसेलियम यहाँ पे कैसे ब्रांच और सेप्टेड होगी, ब्रांच और सेप्टेड मैंने बताया था जो उसमें सेल वॉल आ जाएंगी, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होगी, सेल वॉल प्रेजेंट आ जाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें कोनिडिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो कोनिडिया प्रोड्यूस होगा वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होगा। और माइसेलियम में इसको कोनिडियोफोर कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे कोनिडियोफोर कहेंगे। जब ये कोनिडिया जर्मिनेट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा माइसेलियम का प्रोडक्शन करेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
में इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज एस्कोस्पोर्स। ठीक है, वो एस्कोस्पोर इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होगा और इन सैक लाइक सैक्स लाइक स्ट्रक्चर में इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होगा एस्कोस्पोर, इसको एस्कस कहते हैं। ये अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडी दैट इज स्पोरेंजियम में, तो उसको एस्कोकार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जो होते हैं वो इसका यूज जेनेटिक वर्क में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोकेमिकल में यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल है दैट इज़ मोरेल एंड ट्रफल्स। इसका यूज हम लोग एज अ फूड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेसी होती हैं फूड में। नेक्स्ट हम क्लास देखते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज जो होते हैं उसको मशरूम फंजाई भी कहते हैं, या तो उसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, या तो पफ बॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये सॉइल लॉक्स में या ट्री स्टम्प पे प्रेजेंट होते हैं, या एज अ पैरासाइटिक फॉर्म में प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे रस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? वीट में, स्मट, स्टिलागो में। माइसेलियम यहाँ पे भी ब्रांच और सेप्टेट, सिर्फ माइसेलियम में एक ही जगह असेप्टेट होगा दैट इज़ फाइकोमाइसीटीज, बस बाकी सब जगह ब्रांच एंड सेप्टेट होगा। इसमें असेक्सुअल एक्सपोर है जो कि बेसिडियोमाइसीटीज है, इसलिए यहाँ पे कौन सा जो एक्सेसुअल स्पोर होगा वो अब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अब्सेंट हो गए। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हम पीछे पढ़ के आए, कैसे होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर इसके बाद हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो ये ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। हमने पीछे ही पढ़ के आया क्या इनमें डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है। एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है, और जिससे वो बेसिडियम देते हैं। और ये बेसिडियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजियम में। कैरियोकेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर। जब कैरियोगैमी और मियोसिस होगा तो ये बेसिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 बेसिडियोस्पोर का प्रोडक्शन करता है, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे? न्यू माइसेलियम बना लेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एगेरिकस मशरूम, स्टिलागो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट। ठीक है, और इसमें जो बेसिडियोस्पोर इसमें बोला है ना वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, वैसे इतना पूछता नहीं है वो सारी चीज़ें। लास्ट है जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है, इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। क्यों इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं? क्योंकि ना तो इसमें ना सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। जैसे हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करें और मिल गया तो कहाँ मूव कर जाएगा? इस क्लास का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मूव कर जाएगा एस्को या बेसिडियोमाइसीटीज में मूव कर जाएगा। तो इसमें सिर्फ पॉसिबल जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखेंगे। ठीक है, लेटर व्हेन लिंकेज वेयर एस्टेब्लिश फंजाई आर करेक्टली आइडेंटिफाइड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमा। जैसे ही हम इनमें लिंकेज डिफाइन करेंगे तो क्या करेगा? ये मूव कर जाएगा दूसरे क्लास में। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, अगर मिला तो वो दूसरी जगह मूव कर जाएगा। तो वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटी, अगर डिस्कस किया सेक्सुअल स्टेज तो मूव करेगा एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज। वो मूव करेगा कहाँ पे? ड्यूटेरोमाइसीटीज जो रिप्रोड्यूस करता है एक्सेसुअली स्पोर का फॉर्मेशन दैट इज कोनोडिया। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो वो किस तरह से करेगा? कोनिडिया के थ्रू करेगा। ठीक है, माइसेलियम जो होगा सेप्टेट ब्रांच, हमने बोला सब में सेप्टेट और ब्रांच ही होंगे।
ये स्पोरोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेंटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा आते हैं। ठीक है, हमारा क्लास फंजाई जो है कंप्लीट हो गया। तो अभी जो किंगडम प्लांटे है और किंगडम एनिमल है, इसके अलग से चैप्टर्स हैं आगे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी जो दिया है एनसीईआरटी में हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्लांटे में इसमें क्योंकि कुछ दो एग्जांपल्स दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बात, ये प्लांटे किंगडम ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल होते हैं। इसको कहते हैं प्लांट्स होते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल होते हैं और यूकैरियोटिक्स होते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक में ही अभी प्लांट हम अब तक क्या पढ़े, कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। तो इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस जो प्लांट होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसका एग्जांपल है इंसेक्टिवरस प्लांट और पैरासाइट, जिसका इसका एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये ऐसे दो प्लांट हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्टिवरस प्लांट है, ये इंसेक्ट को ही खा जाते हैं। अब कसकटा एक पैरासाइटिक के फॉर्म में, कसकटा एक प्लांट है जो पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो प्लांट हैव यूकैरियोटिक होता है, हमें पता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज होते हैं। इस पर ये सारी चीज़ें ठीक है, हम जनरल हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो इंसेक्टिवरस प्लांट है, और कसकटा पैरासिटिक प्लांट है। दैट्स इट। अच्छा, प्लांट में क्या क्या इंक्लूड होता है ये पढ़ लो, आगे वैसे भी पढ़ने वाले हैं पॉइंट। जो अलगी होती हैं, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट में इंक्लूडेड हैं। तो लाइफ साइकिल जो होते हैं प्लांट के, उसमें डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक होते हैं और हैप्लॉन्टिक गैमेटोफिटिक होते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ये दोनों भी स्टेज इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों भी कंडीशन में देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये इसमें से एक जो होगा फ्री होगा, दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया में जो होते हैं ये भी कैसे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हमें पता है। ये तो पूरी तरह हेटेरोट्रॉपिक ही है। यूकैरियोटिक होती हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ऑफकोर्स इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखे हैं। ये अपने फूड के लिए प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनमें जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में होता है। और ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब फूड का इंजेक्शन करते हैं, इसको इंजेक्शन करते हैं। डिफाइंड जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो तो डिफाइन इनमें कैसे होता है, ये स्मॉल जो होते हैं वो अडल्ट में ग्रो करते हैं। ठीक है, इनकी साइज और शेप में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो हायर फॉर्म है उनमें काफ़ी अच्छी जो हायर एनिमल हैं वो कैसे में अच्छी सेंसरी वेल डेवलप होते हैं, उनमें न्यूरॉन अच्छा वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन की कैपेबिलिटी होती है उनमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होते हैं, कॉपुलेशन के थ्रू, मेल और फीमेल कॉपुलेट करके रिप्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखो, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो RH विटकर ने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनमें ये जो वायरस है, वायरॉइड्स हैं, प्रोयॉन्स हैं, लाइकेंस हैं, इन ये जो थे ऑर्गेनिज्म, इनका इंक्लूड नहीं किया था। इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था, क्योंकि ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इसीलिए इनको 5 किंगडम में कहीं भी नहीं रखा RH विटकर ने। ठीक है, दीज आर, ऐसा क्यों हुआ, और भी चीज़ें देखते हैं। तो हमें पता है कि जो हमें मोस्टली जो बीमारी होती है, जैसे रनिंग नोज है, कोल्ड हुआ, जो फ्लू हुआ, वो किसकी वजह से होता था, वायरसेस के थ्रू। वायरस क्या है, हमें पता है, कोल्ड जो होता है हमें राइनो वायरस के थ्रू होता है। इफ़ वी नॉट डू एसोसिएटेड इट विथ आवर कंडीशन, हम चाहे इनसे एसोसिएट हो या ना हो, फिर भी हमें क्या हो जाता है,
ये हो ही जाते हैं, इनसे इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो वायरस क्या होता है, डिड नॉट फाइंड इन प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस को किसी भी प्लेस में क्यों नहीं रखा गया? पहला, क्योंकि वो असेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। दूसरा, क्योंकि इनको ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना गया। इसके लिए ये इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी नहीं रखा गया। ठीक है, ये नॉन सेलुलर मतलब असेलुलर थे। क्यों ऐसा बोले कि ये नॉन सेलुलर हैं? क्योंकि ये जो होते हैं आउटसाइड द होस्ट, किसी वो होस्ट में ही प्रेजेंट होंगे तभी ये एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर वो होस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। वो इनर्ट क्रिस्टलाइन की जैसा होते हैं, एज अ इनर्ट फॉर्म में रहते हैं, मतलब नॉन लिविंग। जैसे वो किसी होस्ट में इंटर कर जाते हैं तो वो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं और कंटिन्यूसली अपना रेप्लिकेशन करके होस्ट जो सेल्स होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो होस्ट के सेल्स पे वो कंटिन्यूसली रेप्लिकेशन करके क्या करते हैं, होस्ट को ही किल कर देते हैं। तो इस वजह से हम क्या माने, वायरस ये लिविंग है और नॉन लिविंग, इसके वजह से उनको कोई भी प्लेस नहीं रखा गया अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो वो क्या करते हैं, होस्ट को किल भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फास्टली रेप्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं, उनके जो जेनेटिक जीन्स हैं उस पे ही उनको ही टेक ओवर कर लेते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो क्या है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, वायरस में 2 चीज़ होती हैं, याद रखना। वायरस में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, RNA एंड प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे RNA है, कैप्सिड जो प्रोटीनियस होते हैं। ठीक है, कैप्सिड में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना उसको कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। टोबैको मोज़ेक क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA लिख लेना। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। इसमें क्या होते हैं इसके पार्ट्स, हेड, कोलार सेल, सीथ एंड टेल फाइबर्स। ये इनके दोनों हमने देख लिया अच्छे से। क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम आगे वायरस के कुछ हम थियरी पढ़ेंगे वायरस से रिलेटेड। भाई बहुत बड़ा है ये। तो वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस मतलब लोगों को क्या लगा, ये वायरस एक वेनम, ये जहर या एक पॉइजनस फ्लूइड होता है इसमें। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसमें कुछ थ्योरी दी है। जैसे डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 में उन्होंने क्या कहा कि ऐसा माइक्रोब जिसके वजह से क्या होता है, मोज़ेइक डिजीज़ होता है। किसको, टोबैको प्लांट है जिसमें क्या होता है, मोज़ेइक डिजीज़ देखने को मिलता है। और उसका कारण कौन है, उसका काजल कौन है, माइक्रोब्स। वो माइक्रोब कौन है, डेट इज़ वायरस। तो वायरस की वजह से मोज़ेइक डिजीज़ देखने को मिलता है टोबैको प्लांट में। ये बोला था डिमिट्री इवानोव्स्की ने। फिर दीज आर फाउंड स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ये जो होते बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेट से पास कर जाते हैं। जो बैक्टीरिया को जिस फिल्ट्रेट को बैक्टीरिया नहीं पास कर पाती थी, उससे ये वायरस पास कर गए। मतलब ये वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। दूसरे साइंटिस्ट एक थे जिनका नाम था M.W. बेज़निक। 1898 में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, जो वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है, दैट इज़ टोबैको प्लांट, उन्होंने उसका फ्लूइड निकाला और उससे क्या किया, इन्फेक्ट किया हेल्दी प्लांट को। जो हेल्दी प्लांट है उसको इन्फेक्ट किया। तो इससे उन्होंने क्या निकाला, क्या बताया कि जो फ्लूइड है वो कैसा होता है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। जो फ्लूइड है वो कैसा है, फ्लूइड में इन्फेक्शियस लिविंग
ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड है वो जो लिविंग फ्लूइड दैट इज इन्फेक्शस है, ठीक है। तो फ्लूइड इन्फेक्शस प्रोवाइड कर रहा है हेल्दी प्लांट को भी, तो इसको बोलो कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, जो बोला था DMW बेजरनिक ने। और तीसरे साइंटिस्ट जो थे वो WM स्टैनली, जिन्होंने 1935 में उन्होंने क्या बोला, ये जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टल मतलब इनर्ट फॉर्म में, मतलब क्रिस्टलाइज जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं और उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। ये आउटसाइड किसी भी होस्ट के आउटसाइड वो इनर्ट के फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही होस्ट में आते हैं वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, वो एज अ लिविंग बिहेवियर करते हैं। तो इसलिए वायरस को एक ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला गया। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब नेसेसरली अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो पहले उन्हें होस्ट में एज अ पैरासाइट किसी होस्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए। अब हम नेक्स्ट वायरस के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो वायरस जो होते हैं वो क्या किससे बनाते हैं, प्रोटीन होता है और उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, DNA भी होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, बोथ नहीं होगा, ठीक है। वायरस जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियस में चाहे DNA हो चाहे RNA हो और दूसरा प्रोटीन्स होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है वो जेनेटिक होता है, DNA ही होता है, ठीक है। इन जनरल जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट में डिजीज क्रिएट करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। अभी हमने देखा टोबैको मोज़ेक वायरस कैसे थे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA उसमें प्रेजेंट थे। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे वो वायरस। और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो तो या वो RNA भी हो सकते हैं और DNA भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, जो एनिमल को वायरस जो इफेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरियल वायरस या इसको बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज माने जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, तो वो वायरस के तो कैसे होते हैं, अभी हम देखे डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं वैसे वायरस। इन द प्रोटीन कोड जो होता है, अभी हमने देखा जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसमें प्रोटीन कोड था कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है, उसमें स्मॉल यूनिट देखने को मिले जो कैप्सोमियर थे, और इस कैप्सोमियर क्या करते थे, RNA को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। कैप्सोमियर किस फॉर्म में अरेंज थे, हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज थे। वायरस की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसको हम देखेंगे, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये एनिमल में ये सारी डिजीज़ देखने को मिलती है। और जो ह्यूमन है हमारे में कौन सा डिजीज़ देखने को मिलता है, एड्स जो रेट्रोवायरस रहता है उसमें। और जो प्लांट होता है, प्लांट में वायरस की वजह से क्या होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, उनमें लीफ रोलिंग होती है, कर्लिंग, लीफ जो रोल या कर्ल कर जाती है, येलो हो जाती है, और इसमें या तो इनका ग्रोथ ही रुक जाता है, वो बढ़ ही नहीं पाते प्लांट। तो ये सारे डिसीज़ क्रिएट करते हैं वायरसेस प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में। अब हम आते हैं वायराइड्स को देखें। तो वायराइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्लांट से भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। इसको पहली बार 1971 में साइंटिस्ट का नाम था टीओ डाइनर, इन्होंने क्या बताया कि ये वायराइड का एक न्यू इन्फेक्शस एजेंट है, ये भी इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो ये स्मॉलर देन द वायरस से स्मॉलर होते हैं। और ये डिजीज़ किसकी वजह से होता है, इसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ देखने को हमें मिला। इट वॉज फाउंड टू बी, ये इसमें क्या होता है, सिर्फ फ्री RNA प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें, फाउंड टू बी RNA, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इस वायरस से क्या जाता है होते हैं, ये वायरस से स्मॉलर होते हैं, ठीक है। वायरस से स्मॉलर होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, ठीक है। प्रोटीन लैक द प्रोटीन कोड, ठीक है, इसीलिए इसको वायरॉइड बोले। प्रोटीन जिसके पास ना हो उसको वायरॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेऑन्स क्या होते हैं। प्रेऑन्स भी एक इन्फेक्शस न्यूरल डिजीज़ होता है इनकी वजह से, ठीक है। ये डिजीज़ जो होते हैं इट ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है, प्रेऑन्स मतलब इसमें अबनॉर्मल प्रोटीन की फोल्ड होती है।
फोल्ड होती हैं और अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो इनके वजह से जो डिजीज़ है ये डिजीज़ वो भी कौन सा न्यूरल डिजीज़ होते हैं जो ट्रांसमिट कर होते हैं, ठीक है। जो द एजेंट वाज ट्रांसमिटेड द साइज टू द वायरस। तो ये जो एजेंट है जो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका साइज एकदम वायरस के सिमिलर ही है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोले। इनकी वजह से जो डिजीज़ होता है उसको स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। स्पंजीफॉर्म बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको BSC भी बोलते हैं, BSC। तो ये किस में देखने को मिलता है, मैड काउ डिजीज़। और उसी तरह ह्यूमन में कौन सा डिजीज़ देखने को मिलता है प्रेऑन की वजह से, CR जैकोब डिजीज़, जिसको CJD भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो हमें काउ में देखने को मिलता है डिजीज़, कैटल्स में, और दूसरा डिजीज़ ह्यूमन में देखने को मिलता है जिसको CJD डिजीज़ कहते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा लाइकेंस है। लाइकेन में हमें पता है फंजाई और अलगी का एसोसिएशन होता है। अच्छा, मैंने जब याद किया था तो मैं किस फॉर्म में याद की थी, FM रेडियो, जो पता है ना, रेडियो FM। तो FM रेडियो, यार ये रिटर्न ही नहीं हो रहा है। तो FM रेडियो आप जानते हैं ना। तो F माने फंजाई, M माने माइकोबायंट। तो जो फंजाई है उसको माइकोबायंट, और फाइकोबायंट जो हो गया अलगी होंगी, ध्यान रखना। अलगा कंपोनेंट फाइकोबायंट, माइकोबायंट जो फंगल कंपोनेंट है, इनका एसोसिएशन होगा। और ये कैसे होते हैं, माइकोबायंट जो होते हैं, जो फंजाई होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अलगी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये खुद भोजन बनाते हैं और किसको प्रोवाइड करते हैं, फंजाई को। तो ये एक दूसरे की लाइफ को क्या कहते हैं, एक दूसरे की लाइफ को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पार्टनर। ये एसोसिएशन करके लिविंग है, ठीक है। अलगे फूड का प्रोडक्शन कर रहा है, और जो फंजाई है वो क्या काम कर रहा है, वो शेल्टर, वो घर प्रोवाइड कर रहा है, और वाटर और मिनरल का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जब किसी लाइकेन को देखेंगे तो हम कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें है, ठीक है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो लाइकेन एक गुड इंडिकेटर होता है, किस के लिए, पोल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन एक गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे वो ग्रो नहीं करते, ठीक है। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया गाइस। होप कि आपको लेक्चर्स अच्छे लगे। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बहुत शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो यार, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।